I was once a girl with big dreams and ever higher hopes. But little did I know that everything would change one day. Little did I know the obstacle I will face. Good morning, everyone. When you woke up, it's morning. Looking at me, you have understood that I have survived an acid in my past. आज जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ एक 15 साल की लड़की हूँ. हाउ 15 साल पहले जो मेरे साथ ये हादसा हुआ था उससे जिंदा बचना नामुमकिन था. मैंने एक दूसरा जन्म लिया है. इस 15 साल जर्नी में मैंने दिल दहलाने वाले दर्द को सहा है और रोम खड़े करने वाले चैलेंज को मैंने फाइट किया है. चलते थोड़ा मेरे बचपन की लाइफ के बारे में जानते हैं. 15 साल पहले जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ, आई हैड एन एसिड इन 2009 व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड. एक 16 साल की लड़की जो इस घटने से पूरा अनजान थी, जब उसके साथ ये घटना हुआ उसकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी, पूरी दुनिया बदल के रख दी. क्योंकि मैं एक लड़की थी. आप सबकी तरह मेरे भी एक सपना था, मुझे जीना था उस सपनों से. मैं उड़ना चाह रही थी, आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन ऐसे टूट जाएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था. When I was 4 years old, my father died. I have only 2 sisters and I have a wonderful mother. Except my mother, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था. But my mother neither had manpower not money power. But उसने हमेशा मुझे मेंटल सपोर्ट किया है. मेरी माँ ने हमेशा बैलेंस करके ज़िंदगी को आगे बढ़ाना सिखाया है, क्योंकि उनको पता है मैं एक लड़की हूँ. उनको पता है इनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं. उनको पता है हर सिचुएशन में लड़कियों को ही सामना करना पड़ता है. हर सिचुएशन में लड़की की लाइफ में ही ज़्यादा चैलेंजेस आती है. मैं पढ़ाई में और डांस में बहुत अच्छी थी. आई वॉज ए क्लासिकल डांसर. आई गॉट लॉट्स ऑफ प्राइजेस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल. लेकिन मेरा सपोर्ट किसी ने नहीं किया था. पढ़ाई में मेरा ड्रीम था, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाह रही थी, क्योंकि मुझे सिविल सर्विसेज बहुत पसंद है. मैं अपने ड्रीम को लेकर जी रही थी, जैसे भी करके लाइफ हर तरीके से बैलेंस था, मैं जी रही थी. 11 जब मेरा शुरू हुआ तो उस टाइम कॉलेज के पास एक आर्मी ग्रुप आए हुए थे. उनमें से एक 28 साल का लड़का था जो हमारी उड़ीसा का ही था और वो आर्मी में ही जॉब कर रहा था. उसने कब कैसे कॉलेज के पास देखा और उसको प्यार हो गया, जस्ट देखने से ही. उसने डायरेक्टली मेरी फैमिली को मैरिज प्रपोजल भेजा. मेरी फैमिली ने मना किया बिकॉज आई वॉज जस्ट 16. लेकिन उसने नहीं माना. उसने हर तरीके से कोशिश किया मेरी फैमिली को कन्विंस करने के, लेकिन मेरी फैमिली ने हमेशा ही उसके प्रपोजल को रिजेक्ट किया. उसको अच्छे से समझा गया. इवन मैंने भी उसको अच्छे से समझाया गया. मैंने उसको अच्छे से समझाया था कि मैं एक लड़की हूँ और मेरे बहुत सारे सपने हैं. आप अगर ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहेंगे मुझे समाज ताने देगा और ये सोसाइटी मुझे कॉलेज जाने नहीं देगा, मेरा पढ़ाई रुक जाएगा. लेकिन उसने नहीं माना था. उसको लगा कि मैं एक लड़की हूँ, मेरी कमजोरी है और उसकी बातों में आ जाऊँगी, उसके आगे मैं झुक जाऊँगी. लेकिन मैं उनमें से नहीं थी. मैं अपने सपनों से जीने वाली लड़की हूँ. मेरी माँ का सपना मुझे पूरा करना था. तो उसने एक दिन बदतमीज करने लगा. बैक टू बैक उसने परेशान करना कंटिन्यू लगाता रहा 2 साल तक. 2009 जनवरी में कोचिंग से आ रही थी कॉलेज से, तो बीच रात्रि में उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने बहुत रोया, क्योंकि मैं रेप केस बारे में बहुत सुना था. एसिड कभी नहीं देखा था, एसिड मैंने कभी नहीं सुना था. बहुत डर था मेरे मन में, क्योंकि मेरा हाथ टच कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है. तो मैंने उसको बोला कि हाथ छोड़, नहीं तो तुझे चप्पल से मारूंगी. उसने मेरा हाथ छोड़ा, लेकिन मैंने उसको एक चाटा लगाया. अनफॉर्चुनेटली वो चाटा उसके गले पे बजना चाहिए था, लेकिन कांधे पे बजा, क्योंकि वो बहुत लंबा था. तो मैं वहाँ से आई घर, अपने घर में बताई सब कुछ मेरे साथ जो जो हुआ था. मैं बहुत रो रही थी. मेरे जो कजन बड़े भाई लोग थे, बड़े हैं, मेरे से बहुत बड़े हैं, वो जाकर उसको मारपीट किया और तब उसको ईगो हर्ट हुआ. उसने एक लास्ट कॉल किया कि
मेरा कॉल नेम रानी है, मैं रानी को परेशान नहीं करूँगा, मेरे से जो गलत हुआ है उससे के लिए मुझे माफ़ कर दो। तो वो वहाँ से कुछ दिन तक गायब रहा, ना आया कॉलेज के पास, ना फ़ोन आया। तो हम लोग मेंटली क्लियर हो गए थे कि वो अभी परेशान नहीं करेगा। तो मैं अपनी लाइफ जिस तरह से जीने लगी, ऐसे 2.5 महीने चला गया। अप्रैल 18 जिस दिन मेरा अटैक होने वाला था, मैं अपने कजिन बड़े पापा के बेटे के साथ मौसी के घर गई थी। मैं वापस आ रही थी अराउंड 6:30 o'clock लाइट इवनिंग। तो 2 लड़के बाइक से आ रहे थे, वो पीछे बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक बियर का बोतल था। मैं उसको देखा, मैं शॉक थी कि क्यों आया है। फिर गाड़ी क्रॉस किया, फिर यू टर्न किया, फिर सामने से यू टर्न आकर हमारी साइकिल को उसने रोका। हम लोग साइकिल में थे, तो साइकिल को रोका, बोला कि मैं तुझे लेने आया हूँ। मैंने बोला बदतमीज मत कर, यहाँ से जा, नहीं तो मैं सीरियसली पब्लिक बुलाऊंगा, तुझे पीट पाऊंगी। उसने नहीं माना, मेरे सामने ऐसे बॉटल खोल रहा है और बोल रहा है, धमकी दे रहा था, मेरी नहीं हो सकती, किसी की नहीं होने दूंगा, अंजाम बहुत बुरा होगा। दैट टाइम आई वाज गेस कि वो ड्रिंक करने के लिए मेरे सामने इमोशनल ड्रामा कर रहा है, क्योंकि एसिड के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। तो मैं ऐसे बैठने जा रही, उसने मेरे सर पे डालना ऐसे शुरू किया, जैसे पानी डालते हैं ना ऐसे। तो मैंने उसको रोका, क्या डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या कर रहा है मेरे साथ। वो डालते जा रहा था, मैं उसको रोकते जा रही थी, और वहाँ से वो भाग गया। गाड़ी में बैठा और चिल्ला के बोला, तो मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। वहाँ से भाग गया। आफ्टर फ्यू सेकेंड, जैसे होता है, मुझे किसी ने आग में ढकल दिया। मेरी बॉडी महम की तरह पिघल रही थी, मेरे बाल टूट रहे थे, मेरी स्किन पिघल रही थी, मेरी एक कान टपक गया। आप देख पा रहे होंगे बिहाइंड मेरे फोटो, मेरे कान नहीं है। मेरे आइस में एसिड घुस चुका था और मुझे ब्लड दिख रहा था। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था मेरे साथ क्या हुआ है, बस इतना समझ में आ रहा था, इसने कुछ डीजल पेट्रोल डाल के आग लगा के चला गया है। तो मैं ज़मीन पे गिर के रो रही थी। लोगों ने गोल चक्कर बना ली, लेकिन किसी ने मदद कर ली, आगे नहीं बढ़ा। किसी को कुछ सुध-बुध नहीं आ रहा था, किसी को कुछ पता नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है, कि हर कोई इस घटने से अनजान है। कभी ऐसी तरीके से घटना किसी ने देखा नहीं था। तो मेरी एक कजन मुझसे है, वो आए, मुझे अपने कांधे पे डालकर घर तक ले आए। मेरी माँ ने मुझे गोद ले लिया। बच्ची तो हूँ माँ की, माँ को दर्द का पता नहीं चलता है। उसकी पूरी राइट साइड ब्रेस्ट, ब्रेली एंड हैंड डैमेज हो गया। उसका जल रहा था, लेकिन उसको जलन नहीं फील होते। सबसे ज़्यादा मेरा दर्द उसको दिखाई दे रहा था। वहाँ से मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए। आज जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, एक आंखों से 18% देख पाती हूँ, एक कान से मुझे सुनाई नहीं देता है, आधी शरीर से मैं खड़ी हूँ। तो वहाँ से डॉक्टर ने ऐसा ही इलाज का एकदम बेख्याल रखा। उन्होंने अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट नहीं किया। उन्होंने नशे की इंजेक्शन देके बड़े हॉस्पिटल भेज दिया। वहाँ पे बेड नहीं थी। 23 डेज तक मैं ऐसे ही पड़ी रही, मतलब ज़मीन पर। 3 दिन तक मेरे ऊपर पानी नहीं डाला गया और मेरी बॉडी में एसिड घुस गया था। आई वॉज बॉर्न 80%, देन आई वॉन्ट टू कोमा। मुझे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मैं कोमा से 26 घंटे में बाहर आ गई थी, लेकिन आफ्टर दैट आई वॉज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड फॉर माई लोअर पार्ट्स एंड आई वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। मेरी ज़िंदगी अंधेरी दुनिया में चली गई। 9 मंथ तक आईसीयू में रुकने के बाद जो मेरे फूफा थे, पापा के डेथ होने के बाद वही घर चला रहे थे, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट ब्रेक कर दिया। वो घर ले आए। उन्होंने बोला कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मेरा चेहरा जल गया तो मेरा अस्तित्व ही मिट गया इस समाज के सामने। मेरी खुद की मामा ने बोला, इसको जहर दे के मार दो, सड़ गई है, जल गई है। किसी अंकल ने भी बोला, कोई बोला कि भूतनी है, क्या करेगी, उसको क्यों जिंदा रखा है। इन लोगों को नहीं पता चल रहा था कि मैं भी एक इंसान हूँ। मेरा चेहरा जला है, मेरा अंदर नहीं जला है, मेरा अंदर दिल है, मुझे दर्द होता है, इस चीज़ से मुझे बाहर आना है। किसी ने नहीं सोचा था, एक्सपेक्ट माई मदर। तो फिर मुझे घर लेके आए। मैं 5 साल तक ऐसे ही पड़ी रही। मेरी बॉडी पूरी बैंडेज में थी, घाव गलने लगा, और वो दर्द को विदाउट मेडिसिन, विदाउट पेन किलर मैंने 1 साल सहा है, 2010 तक। और मेरी माँ ने कोशिश कर करके मेरे घाव को सुखा दिया, बट
मुझे चला नहीं पाया। 5 साल तक ऐसे बिस्तर पे पड़ी रही, एक अंधेरी दुनिया में, एक बिस्तर में दिन रात मेरे फेस को कवर करके रखा था, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। 2014 में मेरे एक सीनियर फ्रेंड्स ने पैसा इकट्ठा किया। उन्होंने बोला कि अगर हम रानी का फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कराएंगे तो शायद वो ठीक हो पाएगा। तो मुझे 2014 में हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ में मेरा इलाज हुआ, लेकिन इट वॉज वेरी चैलेंजिंग मी एंड फॉर देम, क्योंकि वो लोग स्टूडेंट थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन माँ ने हिम्मत नहीं हारा, तो उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन मेरे इलाज कंटिन्यू रखा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था। तो उस टाइम मेरा मुलाकात हुई जो मेरे हस्बैंड है सरोज से। वो मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव थे, वो आ रहे थे मतलब हॉस्पिटल काम में, उनसे साथ मेरा मुलाकात हुआ और मेरी माँ के साथ। तो उन्होंने माँ से सब कुछ जानने लगे और धीरे धीरे सपोर्ट करने लगे। शायद भगवान ने एक भेजा था, एक हम सफ़र बना के। अगर वो एक कहते ना, एक पुरुष जाति का एक इंसान अमनुष्य की तरह सोच रखकर मेरे ऊपर तेजाब डाला और मुझे हॉस्पिटल भेज दिया, और वही पुरुष जाति का एक लड़का जो मेरी ज़िंदगी में आया और उस हॉस्पिटल से मुझे, उस नर्क से मुझे बाहर लाया। मेरी लाइफ का जो ट्रीटमेंट का जो चैलेंज है ना, इतना पेनफुल है। मुझे कभी एसिड ने नहीं हराया, हमेशा मुझे मेरी पेन ने हरा दिया था। बॉडी में बहुत दर्द होता था, आंखों में बहुत दर्द होता था, लेकिन सरोज ने हमेशा मुझे स्कोप दिया। उनको कहीं ना कहीं पता था मेरे अंदर वो स्कोप है और मुझे हिम्मत है, जस्ट थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। उन्होंने फाइनली 4 मंथ्स में मुझे चलाना सिखा दी, मतलब एक डॉक्टर के साथ डॉक्टर बनकर मुझे चलाया। डॉक्टर ने बोला था 1 साल लग जाएगा, लेकिन 4 मंथ अपने पैर में पैर रख के मुझे चलाया, अपने कांधे में मेरे पैर रख कर मेरी व्हील पावर को बढ़ाया। तो फाइनली मैं चलने लगी, फिर डिस्चार्ज होकर घर आई। फिर 2015 मैंने 1 साल प्रैक्टिस किया, दिन में नहीं, दिन में मेरे फेस कवर करके रखते थे। रात को 1 बजे जब सो जाते थे, मैं रात पर रास्ते में प्रैक्टिस करती थी। चलने के बाद मेरे दिमाग में यही था कि क्यों गलत, जब मैं नहीं थी तो मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है, हर कोई मुझे क्यों ताना दे रहा है, हर कोई क्यों मेरे साथ गलत कह रहा है, हर कोई क्यों मुझे गलत ठहरा रहा है। इस चीज़ को मैं ज़िंदगी में हावी नहीं देना चाहती थी, मैंने हावी नहीं होने दिया। अगर हावी होने देती शायद मैं यहाँ पे नहीं खड़ी होती। तो मैंने सोचा कि मुझे इस नर्क से, इस घर से बाहर आना है, कुछ भी करके एक अनाथ आश्रम में डाल दो, बट मुझे यहाँ से निकाल दो। उन्होंने ऐसे ही नेट में सर्च किया एक एसिड अटैक कैसे सर्वाइव कर सकता है। तो छाव फाउंडेशन, जिस फाउंडेशन का आज एक पार्ट ऑफ हिस्सा हूँ, हेड कैंपेनर हूँ, उसका ब्रांच का मैं हेड हूँ उड़ीसा का, एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर प्यार मैंने इसका काम देखती हूँ। उनका मेल आया तो वहाँ पे मेल भेजा गया, उन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे इतने सारे सर्वाइवर्स को के साथ मैं मिलकर मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। मुझे लग रहा था मैं अकेली हूँ, एक सर्वाइव कर रही हूँ। तो मैंने उसके बाद रुका नहीं, खुद को कभी रुका नहीं। मैंने उड़ीसा में काम करना शुरू किया क्योंकि ये सबसे ज़रूरी था। उड़ीसा में इस मुद्दे में बात नहीं हो रहा था, इस मुद्दे में कोई बातचीत नहीं हो रहा था, अवेयरनेस नहीं था। इस सर्वाइवर्स भी थे, एसिड अटैक हो रहे थे, सबके चेहरा को ब्लर किया जा रहा था न्यूज़ में जब आती थी। तो मैंने पहले आवाज़ उठाई, चेहरा क्यों ब्लर कर रहे हो, चेहरा दिखाओ, लोगों को दिखना चाहिए क्या हुआ है हमारे साथ। लेकिन मेरा चैलेंज सबसे ज़्यादा था कि मुझे दिखना और मेरे केस। आज मैं खुद जस्टिस नहीं पाऊंगी तो मैं क्या किसी को जस्टिस दिलाऊंगी, कैसे। तो फाइनली मेरा ऑपरेशन हुआ 2017 में शंकर नेत्र चेन्नई में। आई हैव ओनली 20% विजन इन माई लेफ्ट आई, माई राइट आई इज आर्टिफिशियल। जब मेरी विजन वापस आया, आई वॉज ओपनिंग माई केस इन 2017 9 सितंबर। केस ओपन होने के बाद एक आर्मी वाला को अरेस्ट करना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी प्रूफ चाहिए होती है, बहुत सारी एविडेंस चाहिए होती है, बहुत सारी मतलब हायर अथॉरिटी की परमिशन चाहिए होती है। लेकिन मैं हार नहीं मानी। मैंने सीएम सर को ट्वीट किया था 2017 16 नवंबर, आधे घंटे में मुझे सीएम सर का रिप्लाई आया। मैं सीएम से मिली और सीएम के अंदर जब केस गया तो ही गॉट अरेस्टेड 2017 25 नवंबर।
मुझे नहीं पता था हमारी कानून उसको कितना सजा देगा, कितना लंबा चलेगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन जिस दिन वो अरेस्ट हुआ उसी दिन मैंने उसको सजा दिलाया था। वो रोज सोच कर मेरे ऊपर तेजाब डाला था कि ये 4 दीवार के अंदर सड़ेगा, 4 दीवार से कभी फाइट बैक नहीं कर पाएगा। आज वो 4 दीवार के अंदर जेल में है। आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। मैंने ऐसे ही कर कर के बहुत सारे सर्वाइवर्स को इकट्ठा किया उड़ीसा में, उनके लिए काम किया। हमेशा मैं सर्वाइवर्स को बोलती थी, यू डोंट सी योर सेल्फ एज ए विक्टिम बिकॉज यू हैव सर्वाइव, यू आर ए फाइटर। आपके साथ गलत हुआ है। तो आज जो मेरे टीम में या हमारे फाउंडेशन में जितने सारे इंडिया में सर्वाइवर्स जुड़े हैं, लाइक 500 सर्वाइवर्स जुड़े हैं, हर कोई फाइट करके फाइट जी रहा है। उसके बीच में मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने मुझे प्रपोज किया था और हम दोनों की रिलेशन आगे बढ़ी एंड मेरा शादी भी हुई एंड आई हैव ए 8 months बेबी। उसके बाद सबसे ज़्यादा चैलेंज था अवेयरनेस, क्योंकि खुद को कितना एक्सेप्ट करना। उसने मेरे चेहरे पे तेजाब डाला था लेकिन मेरी हकीकत को नहीं जला पाया। मेरी हकीकत ये थी, मेरी कॉन्फिडेंस, मेरी विल पावर एंड माई ड्रीम। उसने नहीं जला पाया तो मैंने खुद को क्यों रोकूं? मैंने इस लाइफ को, इस चेहरे को एक्सेप्ट किया। अगर मैं खुद को खुद से प्यार नहीं करती, अगर ब्यूटी इतना इम्पोर्टेंट होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं खड़ी होती। आपने मेरे पावर को देखा, मेरे स्पेस पावर को देखा, मेरे काम को देखा तो यहाँ पे मैं खड़ी हूँ। तो इस समाज ने ब्यूटी को एक अलग से रूप दिया है, लेकिन आज भी सोच नहीं बदला है। हमारी कंट्री बहुत सारी चीज़ों से तरक्की कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन सोच में कहीं ना कहीं पीछा है। इसलिए क्राइम होते जा रहे हैं और इस सोच को बदलना है। जब मैं आज भी बाहर निकलती हूँ ना, लोग मुझे एक अलग तरीके से, आधे लोग देखते हैं। जब मैं बाहर जाती हूँ एक अलग तरीके से। एक चेन्नई में गई थी, मैं खाना खा रही थी किसी के पास, वो लड़की उठ के चली गई, मुझे बुरा नहीं लगा। एक चेन्नई में मैं एयरपोर्ट में एक लड़की को मैंने हैंड वॉश के लिए पूछा कि कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं देता है ना, आई कैन नॉट एबल टू प्रॉपर सी। वो चला गया एकदम एक अलग से लुक देखकर। लेकिन मुझे इसमें फ़र्क नहीं पता, क्योंकि आसमान में बहुत सारे तारे चमकते हैं, लेकिन हर कोई टूटा हुआ तारा को क्यों देखकर विश मांगता है। और मैं खुद को उस टूटा हुआ तारे के साथ कंपेयर करती हूँ। भले ही मेरा चेहरा जल गया हो, आज सोशल मीडिया में, बाहर में लोग मेरे से इंस्पायर होते हैं। जो लोग डर के मारे घर बैठे हुए होते, वो बाहर आ रहे हैं, अपनी हिम्मत को जागरूक कर रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आज सबका सपोर्ट चाहिए हमें, क्योंकि क्राइम हो रहा है, हर कोई इससे जूझ रहा है। सिर्फ लड़कियों पे नहीं हो रहा है, लड़कों पे भी हो रहा है। इससे उनको बाहर लाना है और इस क्राइम को रोकना है और हमारी देश को, जनता को जागरूक करना है। इसलिए आप सबका साथ चाहिए, क्योंकि हम बदलेंगे तो दुनिया ज़रूर बदलाएगा। थैंक यू सो मच।